हेलो डियर, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र एनसीईआरटी के प्रश्न एवं उनके उत्तर। इससे पहले हमने जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर के जितने भी प्रश्न उत्तर थे उसको कर लिया है। ये वो पार्ट 1 था और ये वाला जो है पार्ट 2 है। इसमें हम अभ्यास प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न में जो है ये हमारा एनसीईआरटी है। ठीक है, बीटीसी। पहला जो इसमें प्रश्न दिया गया है वो देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य। असत्य कहने का मतलब गलत कौन सा है। ठीक है, तो अभिक्रिया हमारा कौन सा है, 2PbO प्लस कार्बन, समीकरण 2Pb प्लस CO2 है। अब देखिए जो हमारा समीकरण है पहले हम उसको लिखते हैं, 2PbO है, 2PbO प्लस कार्बन, समीकरण 2Pb प्लस CO2, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, इसमें देखिए हमको पता क्या करना है, तो इस प्रश्न को देखिए, इसमें पता करना सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, C नंबर है कार्बन उपचयित हो रहा है और D नंबर जो है लीड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। मतलब इसमें हमको पता करना है उपचयित और अपचयित को। ठीक है, कौन गलत है उसको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रासायनिक समीकरण में उपचयित और अपचयित को पता करते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या पता करना है, उपचयित, और दूसरा क्या पता करना है, अपचयित। अपचयित पता करना है, यही ना, तो ये हमको पता करना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझ लियो, उपचयित किसको कहते हैं, तो जिसका उपचयन होगा, क्या होगा, उपचयन होगा। जिस पदार्थ का उपचयन होगा उसी को हम उपचयी कहते हैं, और जिसका अपचयन होगा, अपचयन होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अपचयित। इसी का दूसरा नाम है उपचयन का ऑक्सीकरण। उपचयन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, और अपकरण का दूसरा नाम क्या है, अवकरण। अपकरण का दूसरा नाम जो होता है अपचयन होता है। ठीक है, इससे जो है पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें हम पता करते हैं कौन उपचयन है और कौन अपचयन है। ये हमारा लीड ऑक्साइड है, इसमें देखिए ऑक्सीजन है, लेकिन अभिक्रिया के बाद जब हम लीड को चेक कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन का इसमें से निष्कासन हो रहा है। ऑक्सीजन का जब निष्कासन होता है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन। अपचयन, अपचयन बोलेंगे, इसको हम अवकरण भी कहते हैं, अवकरण। ठीक है, तो देखिए अपचयन हमारा, अपचयन जो हो रहा है किसका हो रहा है, लीड ऑक्साइड का, PbO का हमारा हो जाएगा अपचयन। PbO जो हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। दूसरा इस कार्बन को देखिए, कार्बन यहाँ पे सिंगल है, लेकिन कार्बन को जब अभिक्रिया के फल स्वरूप देख रहे हैं तो कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया है, तो संयोग होता है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं, संयोग किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का संयोग होता है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। उपचयन का एक और नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, उपचयन बोले या ऑक्सीकरण, बात क्या है, बराबर है। इसमें उपचयन किसका हो रहा है, कार्बन, तो कार्बन जो हो जाएगा हमारा उपचयित पदार्थ होगा, कार्बन उपचयित हो गया और अपचयित कौन हो गया, लीड ऑक्साइड हमारा अपचयित हो गया। ठीक है, अब हम ऑप्शन मिलाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन में क्या चेक करेंगे, देखिए पहला है सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है, सीसा अपचयित हो रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है, केवल सीसा अपचयित तो नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। उसके बाद कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन जो है हमारा उपचयित हो रहा है, ऑप्शन अगर देखिए तो कार्बन देखिए हमारा क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन का उपचयन हुआ है तो इसको बोलेंगे उपचयित, तो कार्बन हमारा उपचयित हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए इसके बाद लीड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लीड ऑक्साइड जो है, लीड ऑक्साइड PbO हमारा अपचयित हो रहा है, तो ये वाला जो है आंसर भी हमारा सही है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो इसमें से C और D जो है हमारा सही हो रहा है। सीसा अपचयित कह रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, तो इसमें सीसा देखिए अपचयित नहीं हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है नहीं ना, तो सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरा है CO2 उपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित नहीं हो रहा है। उपचयित कौन हो रहा है, केवल कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन, ए जो हमारा ऑप्शन है वो गलत है, बी हमारा गलत है, सी हमारा जो है सही है और डी हमारा सही है। ठीक है, तो ये दो हमारा सही है
और ये 2 गलत है। इसमें हमको पता करने के लिए बोला है कथन असत्य, मतलब गलत कौन है, गलत कौन है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, तो गलत ए और बी है, ए और बी ये दोनों हमारा गलत है, ठीक है। अब इसमें पता करिए ए और बी गलत किस में दिया गया है, तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट नंबर वही ए और बी है, ठीक है। बाकी सब तो दूसरा दूसरा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। ए एंड बी क्या है, इसमें गलत हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उपचयन अपचयन, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न है ये Fe2O3 प्लस 2Al समीकरण Al2O3 प्लस 2Fe है। इस अभिक्रिया में देखिएगा तो एल्युमिनियम देखिए अकेला पदार्थ है, अकेला तत्व है, और अभिक्रिया के बाद जो एल्युमिनियम इससे संयोग कर रहा है इसको दे है अलग कर दिया है, आयरन को अलग कर दिया है। तो इस तरह की अभिक्रिया जब भी मिले कि विलयन से अगर कोई पदार्थ निकल रहा है, देखिए एल्युमिनियम इसके साथ संयोग किया और आयरन को क्या कर दिया, हटा दिया है, तो ये अभिक्रिया जो हो जाती है विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया को ध्यान में रखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। इसमें आयरन ऑक्साइड के विलयन में एल्युमिनियम को डाला जा रहा है, तो आयरन को विस्थापित किया जा रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है। तो ये जो अभिक्रिया हमारा बन रहा है कैसी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और इस डी ऑप्शन में जो है हमारा विस्थापन ऑप्शन भी दिया गया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो जाएगी कैसी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक कह रहा संयोजन में करिए, तो नहीं होगा। द्वि विस्थापन अभिक्रिया इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि संयोजन में 2 यौगिक मिलकर के एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है। द्वि विस्थापन में जो होता है 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया में एक बड़े यौगिक टूट करके 2 छोटे छोटे या 2 से अधिक छोटे छोटे यौगिक में परिवर्तित होता है। तो ये जो अभिक्रिया हमारा बन रहा है विस्थापन, क्योंकि एल्युमिनियम जो है आयरन को इसमें विस्थापित कर रहा है, ठीक है। तो दू का जो हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर, ये तो फर्स्ट था, दू जो हमारा हो रहा है, दू का ऑप्शन आंसर हो जाएगा कौन सा, डी, विस्थापन। कौन सा हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, डी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर जो हमारा सवाल है, लौह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जा रहा है, ठीक है। लौह चूर्ण, लोहा का चूर्ण, लौह चूर्ण कहने का मतलब लोहा का चूर्ण, ये तीसरा हमारा है। लौह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जा रहा है। लौह चूर्ण रहे या लोहा का दानेदार लोहा रहे या बड़ा सा टुकड़ा लोहा का रहे, ठीक है, सबका जो है सूत्र यही होगा, आयरन लोहा Fe, ठीक है। प्लस किस पे रखा जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इस पे डाला जा रहा है, HCl जो है इस पे डाला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आयरन को जब HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विक्रिया कराएंगे तो इसमें देखिए आयरन जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील कौन है, आयरन। तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो आयरन हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और ये बन जाएगा Fe। देखिए बनेगा कैसे, आयरन का संयोजकता +2, हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का -1। ये धन आयन जो है इस ऋण आयन से संयोग करेगा और ये बना लेगा FeCl2 और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को विस्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अभिक्रिया बन गया, ठीक है। और इसके बाद जो है ये अम्ल डालने से क्या होता है, तो ये होगा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखिए जो हमसे प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है उसको हम करते हैं। पहला जो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो देखिए ध्यान से, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रहा है और आयरन क्लोराइड भी बन रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हमारा दिख रहा है कि ये सही है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी है, क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसमें देखिए क्लोरीन गैस नहीं बन रहा है और आयरन हाइड्रोक्साइड भी नहीं बन रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सी चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन देखिए, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, इसमें अभिक्रिया हो रही थी, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। उसके बाद डी कह रहा है आयरन लवण एवं जल बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब डी भी जो है हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा तीनों का हो गया, केवल ए, ठीक है। अगला देखिए 4 नंबर जो हमारा प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर का जो हमारा आंसर है वो है, पहले हमको देखिए इसमें 2 प्रश्न है,
एक तो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और दूसरा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो दो प्रश्न है, जब भी इस तरह का सवाल हमको मिले तो हम दोनों का आंसर करेंगे लेकिन पैराग्राफ चेंज कर देंगे, ठीक है। तो पहले जवाब करना होगा इसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात समीकरण के दोनों ओर जो है, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी सी प्लस डी, ये हमारा जो है कोई समीकरण है, तो इधर भी तत्वों की परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए और इधर भी तत्वों की परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। दोनों ओर जो है तत्वों की परमाणु की संख्या समान होनी। दूसरा कह रहा है कि इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, समीकरण को जो है संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। अतः इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। उसमें जितना पदार्थ हम लगाते हैं, जितना द्रव्यमान हम इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही पदार्थ उतना ही द्रव्यमान हमको मिलता भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है पांचवा, देखिए पांचवा प्रश्न, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ये जो हमको दिया गया स्टेटमेंट, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, परिवर्तित करना है और उसको फिर से संतुलित भी करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला ए नंबर जो सवाल है वो कह रहा है हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन जो है किससे अब संयोग करेगा, हाइड्रोजन से, और अमोनिया बना रहा है, ठीक है। 5 नंबर जो हमारा प्रश्न है, नाइट्रोजन जो है किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन से, H2 से, तो बना क्या रहा है, अमोनिया NH3। तो ये तो हमारा समीकरण हो गया, लेकिन इसको संतुलित भी करना है। तो संतुलित कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, हमेशा एक बात याद रखेंगे, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में संतुलित किया जाता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हो तो हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को, अर्थात कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में संतुलित करेंगे और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को, उससे पहले ऑक्सीजन को। देखिए हाइड्रोजन है इसमें, तो इसको लास्ट में संतुलित करेंगे, उससे पहले नाइट्रोजन को कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, नाइट्रोजन 2 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया और इधर हाइड्रोजन जो है 2 है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया, ठीक है। तो 5 का ये ए है, 5 का ए। उसके बाद दूसरा 5 का बी कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। देखिए 5 का जो बी है वो कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का अभिक्रिया किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से, वायु की उपस्थिति में जलाने पे कह रहा है तो ऑक्सीजन से हो रहा है। और ये बना क्या रहा है, तो ये बना रहा है जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, H2O एवं सल्फर डाइऑक्साइड ये बन रहा है। तो ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसको हमको संतुलित करना है, तो संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में संतुलित करेंगे, उससे पहले ऑक्सीजन को, और उससे पहले कोई दूसरा तत्व है उसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें धातु तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है, अगर धातु रहता तो सबसे पहले हम संतुलित धातु को करते, ठीक है। नहीं है तो कोई दूसरा धातु है उसको करेंगे। तो धातु देखिए यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे एक सल्फर है, ठीक है। सल्फर यहाँ पे एक, यहाँ पे सल्फर एक, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इधर यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3 है। देखिए ऐसा जब भी रहे ना, इसको जो है सम संख्या में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, किससे, 2 से। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो आराम से हम यहाँ 2 से गुना कर सकते हैं, 2 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन इधर 4। अब देखिए ऑक्सीजन इधर 4 और ऑक्सीजन भी इधर भी 4, ठीक है। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन थोड़ा देखिए, हाइड्रोजन को चेक कीजिए, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 4 हो गया, ठीक है। दिक्कत आ रहा है, तो हाइड्रोजन को अब क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, सॉरी हाइड्रोजन को इधर 4 है तो इधर भी 4 बनाना पड़ेगा, तो इधर 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 4।
देखिए अब हाइड्रोजन के चक्कर में सल्फर गड़बड़ा गया, ठीक है। तो सल्फर को भी एक बार चेक करते हैं फिर से। सल्फर इधर 2 हो गया, इधर सल्फर एक ही है, तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, सल्फर 2 हो गया। उसके बाद फिर से एक बार ऑक्सीजन को चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन में भी गुना हो गया है। तो ऑक्सीजन में जब हम गुना करेंगे तो ऑक्सीजन में ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 दूने 4 है, और इधर ऑक्सीजन 2 दूना 4, 4 और 2 6, ऑक्सीजन 6 हो रहा है, इधर ऑक्सीजन 4 ही है। तो यहाँ पर 2 से गुना नहीं करके हम 3 से गुना कर देंगे। किससे? 3 से गुना कर देंगे, तब जो है हमारा समीकरण जो है संतुलित है पूरी तरह से, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया हमारा 2H2H2S, ठीक है, ये हमारा, और प्लस 3O2 समीकरण 2H2O प्लस 2SO2, ये हमारा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो है हमारा सी नंबर क्या करें, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बैरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाता है, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। सी नंबर जो है एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है, तो Al2SO4 किससे अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया कर रहा है बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से BaCl2, इससे अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए इससे अभिक्रिया करने पर ये बनेगा BaSO4 प्लस AlCl3, ये बनेगा हमारा, ठीक है। अब इसको हमको संतुलित करना है, तो ध्यान दीजिए, देखिए संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम धातु को संतुलित करेंगे, ठीक है, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को, उससे पहले ऑक्सीजन को, बीच में जो भी तत्व आएगा अधातु या जो भी अधातु आएगा उसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ से देखिए एल्युमिनियम को चेक करते हैं पहले, एल्युमिनियम हमारा धातु है, एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना कर दिए, एल्युमिनियम 2। उसके बाद देखिए बैरियम है, ये हमारा धातु है, तो बैरियम इधर 1 है, बैरियम इधर 1, इधर तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्लोरीन को चेक करते हैं, क्लोरीन इधर कितना है 2, और इधर क्लोरीन कितना है 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे, ध्यान दीजिए, इस 2 से इसमें गुना कर देंगे और इस 3 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 से तो गुना हो गया है, और इस 3 से हम इसमें गुना कर देते हैं। तो देखिए क्लोरीन 3 दूना 6, और इधर देखिए क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद सल्फर देखिए SO4 1 है, इधर SO4 इधर भी 1 है, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। बस यहाँ 3 से गुना करना है और यहाँ पे 2 से गुना करना है, हमारा समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। उसके बाद डी हम चेक करते हैं, दूसरा जो है अगला हमारा डी है। डी क्या कह रहा है, तो डी कह रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन बनाता है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, पोटेशियम धातु जो है किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो बना क्या रहा है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की OH बना रहा है और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, पोटेशियम इसमें पहले दिख रहा है, धातु है हमारा, पोटेशियम 1 इधर, पोटेशियम 1 इधर, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन इधर देखिए 1, ऑक्सीजन इधर 1, हाइड्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2, तो ये हमारा समीकरण जो है संतुलित ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, बस समीकरण लिख देंगे, हमारा समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर जो हमारा प्रश्न कह रहा है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है। ए नंबर देखिए ये प्रश्न दिया गया है, इस सभी को जो है संतुलित करना, ठीक है, समीकरण के रूप में हमको ऑलरेडी दिया गया, ठीक है। तो पहला जो हमारा है कितना नंबर है, 6 नंबर है, 6 का पहला ए जो दिया गया वो ध्यान से देखिए, HNO3 है प्लस CaOH का होल ट्वाइस है, OH का होल ट्वाइस, समीकरण CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O है, ये हमारा समीकरण है, ठीक है। अब इसको हमको संतुलित करना है, ठीक है। तो कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ से देखिए सबसे पहले हम धातु को संतुलित करेंगे। तो देखिए धातु इसमें हमको कैल्शियम दिख रहा है, कैल्शियम 1 इधर है, कैल्शियम 1 इधर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए
नाइट्रोजन दिख रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, तो नाइट्रोजन इधर एक, नाइट्रोजन इधर दो हो जाएगा। देखिए होल ट्वाइस है, तो होल ट्वाइस है तो पूरा का जो है 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन भी 2, ऑक्सीजन जो है 3 ऑलरेडी है, 2 से गुना होगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे हमारा 2 हो रहा है और इधर नाइट्रोजन 1 है, तो इसमें 2 से हम गुना कर देंगे। नाइट्रोजन 2 हो गया हमारा। उसके बाद देखिए अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6 हो गया, ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6 और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो 1 यहाँ पर नहीं रहने देंगे, 7 उसको हम सम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन 8 हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया यहाँ पे, तो 3 दूना 6 और देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 जो है ऑलरेडी इसमें है। ऑक्सीजन देखिए होल स्क्वायर है, होल ट्वाइस है, तो ऑक्सीजन 2 इधर और 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन भी इधर 8 और ऑक्सीजन 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। ये वाला 2 ऑक्सीजन है तो ये 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 से गुना हो रहा है, सब में हो रहा है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे काउंट करेंगे तो 2 दूना 4, हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया, ठीक है। बस यहाँ 2 से गुना करना है और यहाँ 2 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है बी नंबर बी को देखते हैं। देखिए बी जो प्रश्न है वो क्या है, बी जो है NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 है समीकरण। Na2SO4 प्लस H2, Na2SO4 प्लस H2O है, ये हमारा समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसको संतुलित करना है, तो देखिए सोडियम यहाँ पर हमारा, सोडियम धातु है तो पहले धातु को संतुलित करेंगे। सोडियम 1 इधर है, इधर 2 है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना कर देंगे, सोडियम 2 हो गया। उसके बाद देखिए इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी देख रहा है, उसको सबसे लास्ट में संतुलित करेंगे, ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं, SO4 देखिए यहाँ पे एक साथ है और SO4 ये भी एक साथ है, तो उसके एक ही साथ हम संतुलित कर सकते हैं। देखिए SO4 एक हो और SO4 एक हो, ये ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे। तो देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 से गुना हो रहा है, 2 से इसमें गुना। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 है तो 2 से इसमें गुना कर देते हैं और हाइड्रोजन चेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 2 से गुना होगा तो इसमें भी हाइड्रोजन में भी होगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 4 हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ठीक है। यहाँ हम अलग अलग करके भी ऑक्सीजन को चेक कर सकते हैं, जैसे सोडियम 2 है यहाँ पे, सोडियम 2। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन चेक करते हैं, सॉरी सल्फर 1, ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन देखिए 4 यहाँ पे है, ऑक्सीजन 2 से इसमें गुना है, इस ऑक्सीजन में भी 2, तो 4 और 2 6। ऑक्सीजन चेक करिए 4 और 2 से इसमें गुना है तो 4 और 2 6। ऑक्सीजन भी 6। हाइड्रोजन चेक करेंगे तो 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 गुने 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया, बस यहाँ 2 से गुना करना है और यहाँ पे। उसके बाद 6 का जो है सी नंबर देखते हैं। 6 सी जो है वो क्या है, क्योंकि सी में कह रहा है NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 है समीकरण। ये बना लेगा हमारा AgCl प्लस NaNO3, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। AgCl और NaNO3, ठीक है। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको संतुलित करना है तो देखिए सबसे पहले धातु को करेंगे, तो धातु सोडियम हमारा 1 इधर है और सोडियम भी हमारा इधर 1 है, ठीक है। ये संतुलित है। उसके बाद देखिए सिल्वर 1 धातु दिख रहा है, चांदी, तो सिल्वर 1, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो क्लोरीन है, क्लोरीन को चेक करते हैं, क्लोरीन 1 है, ठीक है। NO3 को देखिए, NO3 एक के साथ देख लेते हैं क्योंकि NO3 एक के साथ ही यहाँ भी दिख रहा है। NO3 एक है, ठीक है। तो ये समीकरण जो है हमारा ऑलरेडी संतुलित है, ठीक है। उसके बाद डी देखते हैं, डी में क्या कह रहे हैं, तो डी में देखिए है BaCl2 प्लस H2SO4 समीकरण BaSO4 प्लस HCl है, BaCl2 प्लस H2SO4 है,
डी जो है BaCl2 प्लस H2SO4 है। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। और बनेगा क्या, तो ये बनेगा BaSO4 प्लस HCl बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक, अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित कैसे करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे बना है BaSO4 प्लस HCl बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले धातु को, धातु देखिए बैरियम एक हो, बैरियम यहाँ पे एक हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आते हैं क्लोरीन पे, क्लोरीन 2 है और क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, SO4 के चेक, SO4 एक के साथ, इधर भी SO4 इधर भी एक साथ, तो SO4। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 है और इधर भी देखिए 2 से जब गुना किया तो हाइड्रोजन भी हमारा 2 हो गया, तो ये हमारे समीकरण संतुलित हो गया। बस यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 6 का जो है हो गया। ठीक है जी, अब उसके बाद अगला 7 नंबर जो हमारा प्रश्न है, देखिए 7 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अभिक्रिया दिया गया लैंग्वेज के रूप में और इसको संतुलित रासायनिक समीकरण हमको लिखना है। ठीक है, तो देखिए 7 का पहला जो कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल 12, ये सूत्र सब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और किससे अभिक्रिया कर रहा है, तो ये अभिक्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, ये अभिक्रिया होता है जब हम चूना को जो है भिंगा देते हैं पानी के साथ, तो ये बनता है जब वो वातावरण में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर का भी सूत्र होता है। ठीक, और साथ में क्या बना लेता है, जल बना रहा है, साथ में बना रहा है जल। ये जो इससे अभिक्रिया करके जो जल होता है वो वाष्पित हो जाता है, ये जल बन रहा है। अब इसको संतुलित करना है, तो देखिए सबसे पहले धातु को संतुलित करें। धातु हमारा एक इधर है कैल्शियम और यहाँ पे कैल्शियम 1 है। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन हमारा 1 है इधर और इधर भी देखिए कार्बन 1 है, ये ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करते हैं, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन OH का होल 12, तो ऑक्सीजन भी 2 हाइड्रोजन भी 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो ये संतुलित हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखिए H2 है, OH का होल 12 है, तो ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिया गया, तो यह समीकरण हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, संतुलित ये है ही। उसके बाद जो है ये तो हमारा A हो गया 7 का। अब उसके बाद B नंबर देखते हैं, B क्या है, जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर रहा है। जिंक किससे अभिक्रिया कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से, तो Zn प्लस AgNO3 इससे अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए इससे अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा ZnNaNO3 का होल 12, अब प्लस बनेगा Ag। ठीक है, यहाँ से देखिए जिंक जो होता है ना सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक सिल्वर को भी स्थापित कर दिया और ये बना लिया जिंक नाइट्रेट बना लिया। ठीक है, जिंक नाइट्रेट बन गया। अब इसको समीकरण को संतुलित करना है, तो देखिए सबसे पहले धातु को करेंगे, तो जिंक जो हमारा 1 है और जिंक यहाँ पे 1 है। उसके बाद देखिए चांदी है सिल्वर, Ag यहाँ पर 1 है और यहाँ पे सिल्वर 1 है। उसके बाद अगर बात करें नाइट्रेट के NO3, तो NO3 यहाँ पे देखिए 1 है, NO3 एक ही साथ है इसीलिए ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो नाइट्रोजन को अलग चेक करते हैं, ऑक्सीजन को अलग 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 रहता, तो लेकिन यहाँ पे एक ही साथ है, तो NO3 एक है और NO3 यहाँ पे देखिए 2 है, NO3 यहाँ पे 1 और NO3 यहाँ पे देखिए होल 12 है तो 2 है, तो इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो NO3 यहाँ पे 2 हो गया, NO3 2, लेकिन इसके चक्कर में सिल्वर गड़बड़ आ गया है, सिल्वर 2 हो गया, यहाँ पे सिल्वर क्या है 1 ही है, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जिंक हमारा सही है, सब सही है। ठीक है, तो हमारा समीकरण अब संतुलित हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद C नंबर हम देखते हैं। ठीक है, 7 का C क्या है, तो देखिए 7 का जो C है वो एल्युमिनियम जो है अभिक्रिया कर रहा है किससे, कॉपर क्लोराइड से। एल्युमिनियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर क्लोराइड से। एल्युमिनियम अभिक्रिया कर रहा है कॉपर क्लोराइड से, CuCl2 से, तो ये बनेगा AlCl3 प्लस Cu।
इसमें भी सेम चीज हो रहा है। एल्युमिनियम जो है कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और बना लिया एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे तो धातु हमारा यहाँ पे एक एल्युमिनियम दिख रहा है और यहाँ पे एल्युमिनियम एगो है। उसके बाद देखिए कॉपर एगो है, कॉपर एगो है। क्लोरीन देखिए यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है। अब देखिए ध्यान दीजिए क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है। तो इस 2 से इसमें गुना कर देंगे और इस 3 से इसमें गुना करेंगे। इसमें गुना करने का मतलब यहाँ पे नहीं करेंगे, हमेशा हम संतुलित गुणांक में गुना करके करते हैं, ठीक है। तो इस 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे और इस 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे। देखिए क्लोरीन 3 दूना 6, क्लोरीन 3 दूना 6। लेकिन ये तो ठीक क्लोरीन संतुलित हुआ, लेकिन इसके चक्कर में दूसरा असंतुलित हो गया, ठीक है। तो फिर उसको संतुलित करना पड़ेगा। अब देखिए एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है, तो इसमें बेहिचक जो है 2 से गुना करेंगे। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। कॉपर देखिए 3 है, कॉपर देखिए यहाँ पे 1 है, तो कॉपर में 3 से गुना कर दिए। अब इसके बाद क्लोरीन चेक कर लीजिए, क्लोरीन अभी भी 6 है यहाँ पे, क्लोरीन अभी भी यहाँ पे 3 दूना 6 है, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला 7 का डी जो है हमारा, 7 का डी क्या कह रहा है, तो 7 का डी है बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट से हो रहा है। बैरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। बैरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट है, मतलब K2SO4 हो गया। पोटेशियम सल्फेट ये अभिक्रिया करके बना रहा है BaSO4 बनेगा और क्या बनेगा, KCl बनेगा, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब इसको संतुलित करना है तो सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे। तो देखिए धातु जो हमारा यहाँ पे बैरियम दिख रहा है 1 है, यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद देखिए पोटेशियम 2 है, यहाँ पे पोटेशियम यहाँ पे 1 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2। उसके बाद देखिए क्लोरीन को चेक करते हैं। क्लोरीन देखिए यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पर भी 2 से गुना करें तो क्लोरीन भी हमारा 2 हो गया। अब SO4 के चेक किया, SO4 भी इधर एक साथ है, इधर भी एक साथ है। अब SO4 देखिए यहाँ पे 1 है, SO4 भी यहाँ पे 1 है, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, कहना है भिन्न अभिक्रियाओं के लिए निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है और ये कौन सी अभिक्रिया है उसको भी बताना है, ठीक है। तो देखिए चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है पहला देखिए, पहला जो क्या कह रहा है, पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड है, 8 का ए है, पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम ब्रोमाइड के Br हो गया प्लस किससे अभिक्रिया कर रहा है, तो ये बेरियम आयोडाइड से कर रहा है। बेरियम आयोडाइड से BaI2 हो जाएगा, बेरियम आयोडाइड। और क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है, KI बन रहा है और बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2 बन रहा है, बेरियम ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। ये हमारा बन गया अभिक्रिया हो गया। अब देखिए इसमें जो है इसको संतुलित पहले कर लेते हैं, फिर अभिक्रिया का टाइप बताएंगे किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए पोटेशियम को सबसे पहले धातु को संतुलित करते हैं। तो धातु हमको दिख रहा है पोटेशियम यहाँ पे 1 है, पोटेशियम यहाँ पे 1 है। उसके बाद बैरियम हमारा धातु दिख रहा है, तो बैरियम 1, बैरियम 1। उसके बाद ब्रोमीन को चेक कीजिए, ब्रोमीन देखिए यहाँ पे 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर दिए, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2। अब उसके बाद देखिए ब्रोमीन के चक्कर में जो है दूसरा असंतुलित हो गया। देखिए पोटेशियम में भी गुना हो गया, तो पोटेशियम 2 इधर, पोटेशियम इधर 1, तो इसमें भी 2 से गुना कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी भी अब बैरियम देखिए ठीक है 1 1, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2। उसके बाद आयोडीन को चेक, आयोडीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर देखिए आयोडीन 1 ही था, लेकिन इसमें जब 2 से गुना हुआ तो आयोडीन हमारा 2 हो गया। अब देखिए किस प्रकार की ये विक्रिया है, तो देखिए यहाँ से जब हम चेक करेंगे इसको, तो देखिए पोटेशियम जो है इसका संयोजकता प्लस, ब्रोमीन का संयोजकता -1, बैरियम का संयोजकता +2, आयोडीन का संयोजकता -1। इस धनायन का संयोग इस ऋणायन से हुआ है और इस धनायन का इस ऋणायन से, मतलब देखिए आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, तभी तो पोटेशियम आयोडाइड बन गया, बैरियम ब्रोमाइड बन गया, बना।
तो इसमें देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया एक और नाम है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी हम इसको कह देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए 8 का जो है दूसरा बी, जो हमारा बी नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो जिंक कार्बोनेट समीकरण जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट जो है टूट करके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। कौन है, जिंक कार्बोनेट है, बी नंबर है, जिंक कार्बोनेट है, तो ZnCO3 है, ये टूट रहा है और टूट करके क्या बन रहा है, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, CO2 बन रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे, जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक कार्बोनेट टूट करके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब देखिए इसको पहले संतुलित कर लेते हैं, फिर इसको हम प्रकार बताएंगे किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले जिंक को संतुलित करते हैं, जिंक हमारा धातु है, तो जिंक इधर एक, इधर जिंक एक, ऑक्सीजन को चेक करते हैं, सॉरी कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन एक, कार्बन इधर एक, ऑक्सीजन देखिए 3 है और ऑक्सीजन 2 और 1 3, ये समीकरण हमारा संतुलित है, ठीक है। ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो देखिए इसमें जो है एक बड़ा यौगिक टूट करके 2 जो है छोटे छोटे यौगिक में विभाजित हो रहा है, ठीक है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं कौन सी अभिक्रिया, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया हमारा बन रहा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते किसको है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें एक बड़ा यौगिक टूट करके 2 सरल यौगिक में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अगला सी नंबर जो हमारा है, 8 का सी जो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है। देखिए सी जो है हमारा हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड ये बन रहा है। अब इसको पहले संतुलित कर लेते हैं, तो देखिए सबसे लास्ट में तो हाइड्रोजन को संतुलित किया जाएगा, तो इससे पहले क्लोरीन को, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन देखिए 2 हो गया इधर, और इधर भी हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। अब देखिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए इसमें जो है 2 छोटे छोटे यौगिक आपस में संयोग करके एक बड़ा यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो सरल यौगिक आपस में संयोग करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया हमारा बन रहा है संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन। इस अभिक्रिया का एक और नाम है संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया सॉरी संयोजन अभिक्रिया कहेंगे या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला डी हमारा क्या है, तो डी देखिए, डी कह रहा है मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। डी जो है मैग्नीशियम Mg जो है किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से। तो HCl से अभिक्रिया करके क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको संतुलित कर लेते हैं, तो देखिए धातु पे मैग्नीशियम हमारा, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम इधर 1 है, संतुलित है। उसके बाद देखिए क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, क्लोरीन 2। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन हमारा 2 है इधर, 2 इसमें गुना किए तो हाइड्रोजन भी हमारा 2, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए जहाँ से अब देखेंगे तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। मैग्नीशियम क्या किया, हाइड्रोजन से को यहाँ से हटा दिया और क्लोरीन के साथ खुद संयोग कर लिया, MgCl2 बना लिया और हाइड्रोजन को हटा दिया। तो हटा दिया मतलब विस्थापित कर दिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन
या इसका एक और नाम है एकल विस्थापन भी कहा जाता है, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, या एक और भी नाम है इसका प्रतिस्थापन। क्या नाम है इसका? प्रतिस्थापन। ठीक है, इसको हम प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया और या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीनों सेम है। ठीक है, तो कोई भी नाम कहेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए 9 नंबर जो हमारा प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, यहाँ पे देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। देखिए जैसे CaO+H2O, चूना को जो है पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ये काम हमने किया भी है। पानी में जब चूना को रखते हैं तो चूना क्या करता है, चूना पानी के साथ जो है बॉयल करने लगता है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब भी लिखेंगे तो समीकरण को जो है, समीकरण के जो है दाईं तरफ हम ऊष्मा को लिखेंगे। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे N2+O2+ ऊष्मा 2NO, N2+O2+ ऊष्मा प्लस 2NO। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जब भी होता है तो ऊष्मा को हम रासायनिक समीकरण के पहले लिखते हैं। ठीक है, तीर चिन्ह के पहले ऊष्मा लिख देते हैं बाईं तरफ, तो वो हो जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन कहने का मतलब पहले जो है अभिक्रिया का टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन अभिक्रिया के बाद अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये कहलाएगा ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी कहने का मतलब पहले टेम्परेचर जो है अधिक था, लेकिन अभिक्रिया के बाद टेम्परेचर कम हो गया, तो उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण सहित हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर जो हमारा सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। श्वसन को जो होता है, जो हम श्वास लेते हैं, कोई भी जीव श्वसन की क्रिया करती है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, वर्णन करना। तो देखिए श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज अपघटित होकर, अपघटित मतलब टूट करके, ठीक है, अपघटित होता है, जिसके फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कहने का मतलब जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जो होता है हमारे शरीर में जो भोजन हम करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वो ग्लूकोज जो होता है टूटता है। कहाँ पे टूटता है, तो कोशिका में। ठीक है, और ये बनाता है CO2, H2O और ऊर्जा बनाता है। तो CO2 तो हम अपने शरीर से बाहर छोड़ देते हैं नाक के द्वारा, H2O का हमारे शरीर में एक अलग उपयोग है, और जो ऊर्जा बनता है हमारे शरीर में इसका उपयोग हम अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं। तो इसमें ऊर्जा निकल रहा है। ठीक है, और ऊर्जा को किस हिसाब से लेना है, ऊर्जा जो है देखिए ऊर्जा और जैसे ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्मा भी हमारा हीट एनर्जी होता है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, तो इसको भी उसी सेंस में लेना है। ठीक है, तो श्वसन को इसीलिए हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऊष्मा जो है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर की कोशिका में ग्लूकोज अपघटित होता है, जिसके फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, और ये समीकरण को भी हमको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए 11 नंबर जो हमारा प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण को लिखिए। देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक बड़े यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक में विभाजित होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में होता है दो यौगिक
आपस में संयोग करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। एक दूसरे के ये विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। उसी बात को लेकर वियोजन अभिक्रिया में एक बड़े यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक सरल यौगिक आपस में संयोग करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों समीकरण को लिख दें। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो ये देखिए दो, एक बड़ा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो ये हुआ वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड को किस में मिला रहा है, चूना को जल में मिला रहा है। तो चूना को जब जल में मिला रहा है तो ये देखिए ये दो यौगिक मिल रहा है और ये बना रहा है एक यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो यौगिक मिल करके एक बड़े यौगिक का निर्माण कर, इसलिए हम इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत होता है, क्लियर है। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, अगला जो हमारा सवाल है 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर, वो देखिए। तो 12 नंबर हमारा प्रश्न जो है उन वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखना है जिनमें जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, विद्युत का अवशोषण होता है, ठीक है। कहने का मतलब ऊष्मा की उपस्थिति में हो, प्रकाश की उपस्थिति में होता है और किसके उपस्थिति में, विद्युत के उपस्थिति में होता है, ठीक है। या ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है, तब वो अभिक्रिया होती है। देखिए पहला हमने लिखा है ऊष्मा वाला। देखिए पहले ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं, इसको जब गर्म किया जाता है, ठीक है, त्रिभुज का साइन दिखाएगा कि ऊष्मा दिया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। जब इसको गर्म करके तो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, तो इसमें ऊष्मा ऊर्जा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक समीकरण। प्रकाश वाला देख लीजिए, EgCl सिल्वर क्लोराइड है, और जब इसको प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है, तो ये टूट जाता है। सिल्वर में चांदी अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा जो है इसमें अवशोषित कर रहा है, इसमें प्रकाश ऊर्जा दिया जा रहा है। तीसरा देखिए विद्युत की उपस्थिति, विद्युत वाला देख लीजिए। तो H2O में, जल में जो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये टूट जाता है H2O और O2 में। ये टूटता है, H2 जो है कैथोड पे और ये टूट जाता है एनोड पे, ये टूटता है एनोड पे, ठीक है, ऑक्सीजन। तो इसमें ये भी देखिए, ये सभी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वियोजन है। एक बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये विद्युत वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है हमारा, ये 13 नंबर है, ठीक है। ये भारतीय भवन का भी जो है 3 नंबर का प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय का, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, 13 नंबर प्रश्न जो है विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए, ठीक है। विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है, उदाहरण भी देना है, ठीक है। ये 13 नंबर जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं का जो है समीकरण भी हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम है, क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई गई है, तो ये बन रहा है कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये आयरन जो है कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो इसीलिए आयरन क्या किया है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और ये बना लिया आयरन सल्फेट। दूसरा एक और जैसे हमने लिखा है, कॉपर को अभिक्रिया किससे कराई गई है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में रखा गया है, किसको, कॉपर को। तो कॉपर जो होता है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर क्या किया है, सिल्वर को विस्थापित कर दिया और ये बना लिया कॉपर नाइट्रेट बना लिया, ठीक है। एक टेबल हमने आपको दिखाया था, उस टेबल को जो है आप ध्यान में रखेंगे, तब एक विस्थापन अभिक्रिया जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस वाला टेबल को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस टेबल को ध्यान में रखेंगे तो सारा जो है आपसे विस्थापन अभिक्रिया की जितने भी सवाल होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिल्वर जो है क्या है, तांबा से कम क्रियाशील है। सिल्वर देखिए चांदी नीचे है
और तांबा जो है ऊपर है, नीचे कम क्रियाशील है, ऊपर में अधिक क्रियाशील है। नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता घटती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉपर जो है क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित करेगा, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें दो यौगिक जो है अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे एक्स वाई है, ए बी है, तो देखिए एक्स जो है बी के साथ संयोग करके एक्स बी बना लिया, और ए जो है वाई के साथ संयोग करके ए वाई बना लिया। तो इसमें आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, विनिमय हो रहा है। ठीक है, इसका जैसे लिखे NaCl प्लस AgNO3, तो देखिए इसका Na जो है NO3 के साथ संयोग किया, NaNO3 बना लिया, और ये सिल्वर जो है इस क्लोरीन के साथ संयोग कर लिया, तो AgCl माने, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये हो जाएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। दूसरा देखिए कॉपर सल्फेट है और H2S है, तो कॉपर जो है क्या किया, सल्फर के साथ संयोग किया, तो ये बना लिया H2S बना, सॉरी कॉपर जो है सल्फर के साथ संयोग, तो CuS बना लिया, और हाइड्रोजन जो है सल्फेट के साथ संयोग है, तो H2SO4 हो गया। तो इसमें भी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला देखते हैं 14 नंबर जो हमारा सवाल है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखना है। देखिए सिल्वर के शोधन मतलब सिल्वर धातु हमको प्राप्त करना है। क्या करना है, सिल्वर धातु को हमको प्राप्त करना है। ठीक है, इसके प्राप्त करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को रखेंगे, तभी तो कॉपर धातु क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित करेगा। तो इसलिए सिल्वर नाइट्रेट का ये विलयन हो गया, हमने कॉपर को रख दिया इसमें। तो कॉपर को देखिए सिल्वर से अधिक क्रियाशील कौन है, कॉपर है, तो कॉपर सिल्वर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और कॉपर जो है इसके साथ नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो देखिए कॉपर नाइट्रेट बना लिया अभिक्रिया करके और सिल्वर को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ से हमको जो है चांदी प्राप्त हो रही है, प्योर शुद्ध चांदी। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो 15 नंबर सवाल है। देखिए 15 नंबर जो सवाल है वो क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। तो देखिए उत्तर में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप की उत्पत्ति होती है। अवक्षेप कहने का मतलब विलयन से ठोस पदार्थ अलग हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट का विलयन है, जलीय विलयन, इसमें बैरियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जा रहा है। तो देखिए ये आपस में संयोग करके जो है बैरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है और ये सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो इसमें इसकी अवक्षेप बन रही है। ठीक है, किसकी, बैरियम सल्फेट। ये ध्यान में रखेंगे, बैरियम सल्फेट जब भी दिखाई दे तो समझना है कि वो अवक्षेप बन रहा है, विलयन से अलग हो रही है। और कैसी सफ़ेद है, सॉरी कैसी अवक्षेप है, तो सफ़ेद अवक्षेप बनती है। ठीक है, सफ़ेद कलर की। अगला जो हमारा प्रश्न है 16 नंबर, ये देखिए ये भारतीय वन का भी प्रश्न है। ठीक है, भारतीय वन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय का 4 नंबर प्रश्न था। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को समझा रहा है। और इसमें जो दिया गया है हमको भारतीय BTG में जो दिया गया है उपचयन अपचयन दिया है। ऑक्सीकरण का एक और नाम है उपचयन और अपकरण का एक और नाम है अपचयन। ऑक्सीकरण अपकरण का एक नाम है अपचयन। ठीक है, इसका अपचयन कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, और अपचयन कहने का मतलब अवकरण है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, अपचयन क्या है, अपकरण, उपचयन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वर्णन करना है लाभ हानि के संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से ऑक्सीकरण अभिक्रिया को लिखेंगे। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन में जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। कार्बन पहले अभिक्रिया से पहले सिंगल था, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट गया है। कार्बन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुट गया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है,
तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का संयोग होता है तभी तो हम कहते हैं इसको ऑक्सीकरण। तो संयोग हुआ इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पे लिखा गया इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मतलब संयोग हो रहा है, इसीलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए यह हाइड्रोजन का निष्कासन भी हो जाएगा। ऑक्सीजन का संयोग हुआ नहीं तो हाइड्रोजन का निष्कासन भी होगा, तभी वो हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए H2S + Cl2 समीकरण HCl + S बना है। यहाँ से देखिए सल्फर को देखेंगे तो सल्फर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन अभिक्रिया के बाद जब देखेंगे तो सल्फर से क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकल गया। सल्फर यहाँ पे अकेले है, इसका मतलब से हाइड्रोजन क्या हुआ, ये वाला निकल गया है। तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हाइड्रोजन का ह्रास या निष्कासन होगा तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन अर्थात हानि हो रहा है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब करण अभिक्रिया क्या है, अब करण अभिक्रिया का एक और नाम है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन मतलब निकलेगा ऑक्सीजन, नहीं तो हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन नहीं तो जुटेगा, उसे कहेंगे अपकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण पहला जो है हाइड्रोजन H2 + Cl2 है। तो इसे क्लोरीन के देखिए, क्लोरीन जो यहाँ पे अकेले है, लेकिन क्लोरीन के साथ जो है अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन जुट गया है। क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटा है, तो हाइड्रोजन का संयोग होगा तो वो हो जाती है कैसी अभिक्रिया, अपकरण। अपकरण कहने का मतलब उपचयन, सॉरी अपचयन, अपकरण कहने का मतलब अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो हो जाएगी कैसी अभिक्रिया होगी, अपकरण अर्थात अपचयन हो जाएगी। कैसी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसलिए यह अपकरण अभिक्रिया होगी या अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए जिंक ऑक्साइड + कार्बन, और बन रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जिंक को देखिए यहाँ पे जिंक में ऑक्सीजन है, लेकिन अभिक्रिया के बाद जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा तो वो हो जाएगी अपकरण अभिक्रिया। अपकरण कहने का मतलब अपचयन अभिक्रिया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसलिए यह अपकरण अभिक्रिया। अपकरण कहने का मतलब अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपकरण बात क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। एक देखिए चमकदार तत्व X है, उसको वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना। देखिए तो कॉपर जो होता है ना हमारा, वो किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। किस रंग का, भूरे रंग का होता है, चमकता भी है। और जब इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये हो जाता है किस रंग का, काले रंग का, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, किस रंग का हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म करने का मतलब उष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो उष्मा दे रहे तो ये किस रंग का होता है, काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो X तत्व का नाम बताना। तो X जो तत्व है यहाँ पर हमारा कौन है, कॉपर है, तो X तत्व का नाम हो गया कॉपर। और जो काले रंग का हुआ वो कौन सा यौगिक है, तो वो कॉपर ऑक्साइड है, CuO। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, X तत्व का नाम हो गया कॉपर, और काले रंग जो का यौगिक जो बन रहा है वो कॉपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न क्या है, तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए लोहा जो होता है वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन एवं नमी से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगती है, उस पर जंग लग जाता है और नष्ट होने जिसके कारण हम लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं। ठीक है, लोहा की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जंग लगता है। तो जंग क्यों लगता है, तो जंग जो होता है हमारे देखिए वातावरण बहुत सारी भाप है, नमी है और ऑक्सीजन है, इससे अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, उसमें जंग लग जाती है, और जंग लगने के बाद लोहा नष्ट होने लगती है, इसीलिए हम लोहा की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं। ठीक है, इस बात को लिख लिए। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा 19 नंबर है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखिए नाइट्रोजन जो गैस है एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय कहने का मतलब अक्रियशील गैस है, किसी से जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एक
निष्क्रिय गैस है, जिसके कारण तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, ताकि यह प्रक्रिया न हो और जो पदार्थ है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है 20 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए। 20 नंबर जो हमारा प्रश्न है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण कीजिए। पहला देखिए इसमें दिया गया ए संचारण। संचारण क्या होता है? तो धातु को खुली वायु में छोड़ देते हैं। धातु को खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगती है। इसी क्रिया को हम संचारण कहते हैं। जैसे लोहा में जंग लगना, जब लोहा को खुली वायु के में छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाती है, जिसके कारण वो नष्ट होने लगती है। ठीक है, तो ये लोहा में जंग लगना संचारण का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, इसको लिख लिए। उसके बाद बी नंबर जो हमारा विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता क्या होता है? तो वसा युक्त भोजन को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा? कारण, जिसके कारण स्वाद, दुर्गंधी एवं अप्रिय हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होता है? तो वसा युक्त भोजन को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाती है, जिसके कारण उसका स्वाद दुर्गंधित एवं अप्रिय हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, कोई भी जो है वसा युक्त प्रोटीन वाले भोजन को जो है हम खुली वायु में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से फास्ट अभिक्रिया करती हैं और वो एक टाइम के बाद क्या होती है? खराब हो जाती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का जो है अभ्यास रहा। ठीक है।